हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। मैं गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और क्लिनिकली यूजफुल टॉपिक लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे हार्ट के कंडक्शन सिस्टम की बीमारियों के बारे में, और हार्ट का कंडक्शन सिस्टम क्या करता है और हार्ट की ये करंट किस तरह से प्रोवाइड करता है, और इसमें जब ब्लॉक डेवलप हो जाता है या करंट कंडक्शन सिस्टम कोई कारण से अटक जाता है या रुक जाता है तो क्या होता है, किन कारणों से ये होता है, और जब ये होता है तो फिर इसमें किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। आज हम उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक क्लिनिकली काफ़ी यूज़फुल है, और जिन पेशेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और मेन इशू ये है कि उनको बीमारियों के बारे में समझाना बड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि उनको बीमारी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, और फिर उस समय टेक्निकल डिटेल्स को समझाना एक एक चीज़ को थोड़ा मुश्किल पड़ता है। कार्डियोलॉजिस्ट कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें समझा नहीं पाते हैं, तो इस वजह से पेशेंट को समझ नहीं आता कि उनको एक्चुअल में बीमारी क्या है और प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे हार्ट के कंडक्शन सिस्टम की बीमारियों के बारे में। ये एक्चुअल में क्या होता है और किस तरह से होता है और कितने टाइप्स का होता है, और इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ है, उस बारे में हम बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक आपके लिए यूज़फुल और इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये टॉपिक को लास्ट तक देखेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड क्लिनिकली यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लाते हैं। और ये हम कोशिश करते हैं कि कि सिंपल भाषा में इस तरह की डिटेल्स आपको हम बताएं। अगर आपको लगता है कि चैनल या इसका कंटेंट आपके लिए क्लिनिकली यूज़फुल है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के बारे में। बेसिकली हार्ट जो है करंट कंडक्शन सिस्टम पर चलता है। इसमें हृदय की गति कितनी होगी एक मिनट में, वो 10 बार धड़केगा, 50 बार धड़केगा या 100 बार धड़केगा, ये करंट कंडक्शन मैकेनिज्म पे बेस्ड है। ये करंट एक मिनट में जितने बार हार्ट को सिग्नल देगा उतने बार हार्ट का धड़कना होता है। बेसिकली हार्ट खुद मसल डिसाइड नहीं करते कि उनको एक मिनट में कितने बार धड़कना है। उनको एक स्पेशली डिज़ाइन कंडक्शन सिस्टम होता है, जो उनको मैसेज उनको मिल जाता है पूरी बॉडी से या ब्रेन से कि उनको एक मिनट में कितने बार धड़कना है। ये गति बहुत कम भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। नॉर्मली ये गति 60 से 100 के बीच में होती है, यानी एक मिनट में हृदय की गति 60 to 100 के बीच में रेंज करती है। 60 से अगर कम होता है तो उसे ब्रैडिकार्डिया यानी हृदय गति कम होना बोलते हैं। अगर 100 से ज़्यादा होता है तो उसे टाकीकार्डिया या हृदय गति बढ़ जाना बोलते हैं। ये दोनों ही अलग अलग बीमारियों में अलग अलग कारणों से हो सकता है, कभी कभार बगैर बीमारी भी हो सकता है। नॉर्मली जो हमारा करंट है वो हार्ट का एक साइनस नोड बोल के ग्रंथि है, वहाँ पे जनरेट होता है, और वहाँ से एक स्पेशल फाइबर के द्वारा ऊपर के हार्ट के चेम्बर्स में करंट डिवाइड करने के बाद एक एवी नोड यानी एट्रोवेंट्रिकुलर नोड पर पहुँचता है, और वहाँ से हिस बंडल को क्रॉस करता है, और उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स के माध्यम से वेंट्रिकल यानी हार्ट के नीचे के चेम्बर्स में डिवाइड होता है। ये है नॉर्मल का हार्ट का करंट कंडक्शन सिस्टम। और नॉर्मली हार्ट एक मिनट में कितने बार धड़केगा, ये मैसेज पूरी बॉडी से स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से साइनस नोड पर पहुंच जाता है। साइनस नोड बेसिकली करंट जनरेशन करने वाला एक तरह से बैटरी सिस्टम है, जो करंट देता है, और वो करंट पूरी हार्ट में ट्रांसमिट होता है, और उसके बाद एक मिनट में कितने बार हार्ट धड़केगा ये पैटर्न फॉलो होता है। अगर साइनस नोड की गति कम हो जाती है तो हार्ट की गति कम हो जाएगी, और उसकी गति अगर बढ़ जाती है तो हृदय गति बढ़ जाती है। अगर कोई कारण से ये करंट कंडक्शन फाइबर्स या सिस्टम जो है उसमें कोई ब्लॉकेज डेवलप हो जाए, या वो कई कारण से रुक जाए, या किसी भी लेवल पर करंट कंडक्ट होना बंद हो जाए, तो उसे कंडक्शन ब्लॉक बोलते हैं। और अगर ये कंडक्शन ब्लॉक डेवलप हो जाए तो हार्ट का नॉर्मल करंट कंडक्शन सिस्टम नहीं हो पाता, करंट हार्ट के मसल टिश्यूज़ या फाइबर्स में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हार्ट बंद भी हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रॉब्लम को करंट कंडक्शन ब्लॉक बोलते हैं। ये करंट कंडक्शन ब्लॉक को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सुप्राहीजियन और इंफ्राहीजियन। यानी कि जो एवी नोड यानी हिस बंडल से ऊपर अगर किसी को करंट ब्लॉक हो गया तो उसे सुप्राहीजियन ब्लॉक बोलते हैं। जिनको एवी नोड के नीचे अगर ब्लॉक हो गया यानी हिस बंडल के नीचे ब्लॉक अगर डेवलप हो गया तो उसको इंफ्राहीजियन रिदम प्रॉब्लम बोलते हैं। जिन लोग को भी सुप्राहीजियन यानी ऊपर के लेवल पर ब्लॉकेज डेवलप होता है वो कंपेरेटिवली कम डेंजरस होता है, क्योंकि वो हार्ट वैसे केसेस में कंडक्शन ब्लॉक होने के बावजूद भी हार्ट का काम चलता रहता है और हार्ट पूरी तरह से बंद नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि हार्ट के हर एक फाइबर का एक खुद का एक रिदम होता है।
अगर आप साइनस नोड को कट कर दोगे तो एवी नोड से करंट आना चालू हो जाएगा, एवी नोड को कट कर दोगे तो इस बंडल से करंट आना चालू हो जाएगा। वहाँ पे भी अगर कंडक्शन ब्लॉक हो गया तो पुरकिंजे फाइबर्स से या इवन वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर भी एक इंट्रिंसिक रिदम होती है जो खुद से कंडक्ट करना चालू कर देती है। तो जिस लेवल पर भी कंडक्शन सिस्टम का ब्लॉकेज होता है उसके नीचे का जो नेक्स्ट सबसे बड़ा सिस्टम होता है वो काम करना चालू कर देता है। ये वैसे ही है कि आर्मी का अगर जनरल मर जाए तो उसका जो नेक्स्ट ओहदेदार होता है वो उसका पद ले लेता है, उसकी कोई कारण से मृत्यु हो जाए तो वो उसका नेक्स्ट सबऑर्डिनेट काम ले लेता है। जितने ज़्यादा लोग ऊपर से अगर हट जाए या ब्लॉक हो जाए उतना ज़्यादा डेंजरस होता है सिस्टम के लिए, क्योंकि कंपेरेटिवली उतना ज़्यादा जूनियर आदमी को काम संभालना पड़ेगा। तो वैसे ही है हार्ट में भी कि सबसे सीनियर साइनस नोड है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो एवी नोड संभाल लेगा, अगर एवी नोड की डेथ हो जाए तो इस बंडल संभाल लेगा। तो करंट कंडक्शन सिस्टम एक और नीचे लेवल पर मैनेज होता रहता है। ये सारे सिस्टम्स जो है उनकी एक एस्केप रिदम होती है, यानी ऊपर से अगर वायरिंग सिस्टम नहीं आ रहा है तो नीचे वाला भी ऑर्डर देने को या रिदम देने के लिए सक्षम है। तो अगर साइनस नोड नहीं करंट दे रहा है तो एवी नोड भी एक एस्केप रिदम जनरेट करता है जिसके माध्यम से करंट एवी नोड से आना चालू हो जाता है। वहाँ पे अगर ब्लॉक होगा तो उसके नीचे से करंट आना चालू हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा ऊपर ब्लॉकेज है उतना नीचे का सिस्टम टेक ओवर करने के लिए ज़्यादा सक्षम है। जितना ज़्यादा नीचे है हिस बंडल के अगर नीचे ब्लॉकेज है तो उतना वेंट्रिकल जो हार्ट का मेन चेम्बर्स है वो करंट कंडक्शन डेवलप करने में उतने सक्षम नहीं होते हैं और वो केओस कर जाते हैं, वहाँ पे अरिथमियाज डेवलप हो जाते हैं और वहाँ पे करंट कंडक्शन सिस्टम कई बार बंद भी हो सकता है, गति बहुत कम भी हो जाती है, पेशेंट प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए अगर सुप्राहीजियन ब्लॉक है तो कंपेरेटिवली हार्ट बेटर मैनेज करता है, इंफ्राहीजियन ब्लॉक में कंपेरेटिवली कम अच्छा मैनेज हो पाता है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है पेशेंट के लिए। वैसे में जब ज़्यादा तकलीफ लगती है तो पेशेंट को पेसमेकर वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करेंगे बंडल ब्रांचेस क्या हैं। बेसिकली बंडल ब्रांच के बारे में जानना समझना ज़रूरी है क्योंकि एक बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी बहुत कॉमन है और ईसीजी में काफ़ी बार देखने को मिलता है। पेशेंट को जब ये बताया जाता है तो उसको समझ नहीं आता है कि ये क्या इश्यूज़ हैं और इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और फ्यूचर में कितनी दिक्कत आ सकती है वो उसको पता नहीं रहता है, इसलिए इसके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। बेसिकली हार्ट में दो जो एवी नोड के नीचे कंडक्शन फाइबर्स है वो दो अलग अलग बंडल सिस्टम में वर्क करते हैं, एक लेफ्ट साइड का सिस्टम, एक राइट साइड का सिस्टम। ये लेफ्ट साइड का सिस्टम है उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं और राइट साइड का सिस्टम को राइट बंडल ब्रांच बोलते हैं। ये और फर्दर डिवाइड होते हैं, यानी लेफ्ट साइड का जो सिस्टम है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंटीरियर फैसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फैसिकल। राइट वाला जो है उसमें फर्दर डिवीजन नहीं होता। अगर लेफ्ट वाला कंडक्शन सिस्टम में ब्लॉक है यानी लेफ्ट बंडल ब्रांच में अगर ब्लॉकेज आता है तो उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। वैसे ही अगर राइट वाले सिस्टम में ब्लॉकेज आता है तो उसको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं। ये दोनों में ही एक तरह से यही होता है कि उस एरिया में करंट कंडक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, करंट नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए वो एरिया प्रॉपरली काम नहीं कर पाता और बाकी जगह से करंट आके उसको कंपनसेट करता है। ऑब्वियसली बाकी जगह से अगर करंट आ रहा है और नेचुरली करंट कंडक्ट नहीं हो रहा तो करंट कंडक्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा क्योंकि दूसरी जगह से करंट वहाँ सप्लाई होने के बाद धीरे धीरे करके डिफ्यूज़ होके आएगा, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा चैनल्स के थ्रू आने पड़ता है करंट को, इसलिए उसमें वैसे पेशेंट्स में कंडक्शन थोड़ा स्लो होता है जिसकी वजह से ईसीजी में कुछ चेंजेस आते हैं जिसको वाइड क्यूआरएस बोलते हैं। ये चेंजेस इसीलिए डेवलप होते हैं क्योंकि नॉर्मल करंट कंडक्शन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता। इसको आप सिंपल भाषा में वैसे समझ सकते हैं कि अगर नॉर्मल हाईवे काम नहीं करेगा और आपको अगर छोटी छोटी पगडंडियों से अगर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हाईवे बराबर काम करेगा तो आपका डेस्टिनेशन आप जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि वो रोड चौड़ी है, वो रोड अच्छी काम करती है, आप उसमें स्पीड ड्राइविंग कर सकते हैं। पर वो डिस्टेंस अगर 50-100 किलोमीटर का आपको छोटे छोटे पतले पतले रास्तों से अगर जाना पड़ेगा और फिर आप वापस हाईवे पर पहुँचेंगे तो वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो आपको ट्रैवल करना पड़ता है वो आप स्लो ड्राइव कर पाएंगे क्योंकि वो रोड्स खराब है। तो वैसे ही अगर एक साइड का करंट कंडक्शन सिस्टम अगर खराब हो गया तो दूसरी जगह से अगर करंट आता है तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसकी वजह से ईसीजी में सिग्निफिकेंट चेंजेस आने लगते हैं। नॉर्मली ये राइट बंडल ब्रांच या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी कभी कभार जन्मजात भी हो सकते हैं, कई बार हार्ट अटैक की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी ये देखने को मिल सकते हैं। इनकी वजह से हर केस में तो नहीं लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस में हार्ट वीक हो जाता है, हार्ट का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता क्योंकि सारे मसल्स के बीच में जो सिंक्रोनी या सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कभी कोई पार्ट जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई लेट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो हार्ट के सारे सेगमेंट्स को एक साथ एक सामंजस्य में काम करना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। इस वजह से हार्ट का प्रॉपर पंप फंक्शन उसमें वर्क नहीं हो पाता, हार्ट का ओवरऑल पंप फंक्शन काफ़ी केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, किसी में थोड़ा होता है, किसी में ज़्यादा होता है। आइसोलेटेड अगर इसको बंडल ब्रांच ब्लॉक
अगर सिस्टम में है तो उसमें यूजली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें यूजली पेसमेकर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जिनको बहुत सारे सिस्टम्स में प्रॉब्लम है, अलग अलग लेवल्स पे ब्लॉकेजेस हैं, वहाँ पे अगर कंडक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली परमानेंट पेसमेकर एक माचिस के डिब्बे के साइज़ का डिवाइस है जिसको हम कंधे पर एक छोटे चीरे लगाकर इम्प्लांट कर देते हैं और उसका लीड इलेक्ट्रोड हम हार्ट में लगा देते हैं ताकि करंट वो सप्लाई करता रहे। ये करंट कंडक्शन सिस्टम जो है पेसमेकर जो अगर कहीं ब्लॉकेज होता है तो उसको पेसमेकर लगा देने से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। पेसमेकर की बैटरी ऑलमोस्ट 10-12 साल तक चलती है, कुछ कंपनीज़ में 15-17 साल तक भी चलती है। उसके बाद पेसमेकर का बैटरी रिप्लेस करना पड़ता है। तो जिस भी पेशेंट को अगर कंडक्शन सिस्टम बहुत ज़्यादा सीवियर है वहाँ पेसमेकर की मोस्टली ज़रूरत पड़ेगी। अगर कंडक्शन ब्लॉक माइनर लेवल का है और पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं है, मैनेज हो सकता है दवा से, तो उसको दवा पर चलाने का कोशिश करते हैं। पर जहाँ सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए दवाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं आती है, सिंपल आइसोलेटेड दवा के बेसिस पे इसको मैनेज करना इतना ईजी नहीं है। अब बात करेंगे कि ये कंडक्शन ब्लॉक्स वगैरह का क्या इंपॉर्टेंस है और ये किन कारणों से होता है। ये जब हम रूटीन ईसीजी करते हैं तो एक करंट कंडक्शन सिस्टम का ब्लॉक अगर हमको कभी कभी मिलता है तो वैसे केसेस में कई बार लोग घबरा जाते हैं, कई बार टेंशन लेते हैं। अगर रूटीन ईसीजी में मिलता है तो उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन वैसे पेशेंट्स को हमें फर्दर फॉलोअप करना पड़ता है, फर्दर री इवैल्यूएट करते रहना पड़ता है कि ये बिगड़ तो नहीं रही। बात कभी कभार क्या होता है, ये कंडक्शन ब्लॉक्स जो है जन्मजात होते हैं। तो वैसे केसेस में अगर आप पेशेंट को फॉलोअप नहीं करते तो फ्यूचर में उनके बिगड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो वैसे पेशेंट में ट्रीटमेंट तो नहीं लगता, दवा गोली पर उनको मैनेज करना पड़ता है और हर 3 महीने या 6 महीने में उनको फॉलोअप करते रहना पड़ता है ताकि फर्दर अगर कोई भी कंडीशन बिगड़े तो आप उसे मैनेज कर सकें। कभी कभार ये कंडक्शन ब्लॉक जो है हार्ट अटैक से रिलेटेड होते हैं, जिसको हार्ट अटैक रिलेटेड कंडक्शन ब्लॉक्स बोलते हैं। वैसे केस में व्यक्ति की मृत्यु का चांस कई ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये कंडक्शन ब्लॉक अगर हार्ट अटैक के साथ हो रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि ये हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा सीवियर है। क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर जब तक बहुत मैसिव हार्ट अटैक नहीं आएगा तब तक ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी यूजली डेवलप नहीं होती। ये यूजली इंडिकेट करता है कि ये हार्ट अटैक छोटा नहीं है, मैसिव हार्ट अटैक है। और वैसे केसेस में व्यक्ति का मृत्यु का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। तो यानी हार्ट अटैक के पेशेंट में अगर आरबीबी या एलवी मॉर्फोलॉजी आपको मिल रहा है तो ये मृत्यु के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है। वैसे पेशेंट का रेगुलर पेशेंट के कंपैरिजन पे मृत्यु होने का चांस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंजियोप्लास्टी करने के बाद जब नली का फ्लो चालू हो जाता है तो कंडक्शन सिस्टम वापस रिकवर भी हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट में अगर हार्ट अटैक रिलेटेड डैमेज हो गया तो वो रिवर्स नहीं होगा और व्यक्ति मर ही जाएगा, वैसा नहीं है। या सबको पेसमेकर लगेगा, वैसा भी नहीं है। पर कई बार रिकवर होता है, कई बार नहीं भी होता, कई बार वो डैमेज परमानेंट भी हो जाता है। तो वैसे केसेस में पेसमेकर वगैरह की ज़रूरत पड़ भी सकती है। हार्ट अटैक की वजह से क्या होता है कि जो करंट जो फाइबर्स हैं जो कंडक्ट करते हैं उसमें कभी कभी डैमेज हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो एरिया का जो है ब्लड सप्लाई रुक जाने की वजह से वो फाइबर्स मर जाते हैं। तो जिसकी वजह से करंट कंडक्शन सिस्टम कभी कभार प्रॉपरली काम नहीं कर पाता और जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो व्यक्ति का करंट सिस्टम नली खोलने के बाद भी रिकवर नहीं करता। कभी कभी ये होता है कि नली अगर तुरंत खोल दी जाए, पेशेंट एंजियोप्लास्टी के लिए तुरंत अगर पहुंच जाए तो पेशेंट को जल्दी फ़ायदा हो जाता है और नली खोलते ही बंडल ब्रांच ब्लॉक अपने आप रिवर्ट हो जाता है या थोड़े दिन के बाद रिवर्ट हो जाता है और वैसे व्यक्ति में जान को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया, ट्रीटमेंट में बहुत लेट हो गया तो मृत्यु का चांस बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभार एक रेट रिलेटेड बंडल ब्रांच ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जब हम बहुत गति पे एक्सरसाइज करते हैं या ट्रेडमिल वगैरह पर एक्सरसाइज करते हैं तो कई बार ये नॉर्मल व्यक्ति के ईसीजी में बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं होता, लेकिन जब वो एक्सरसाइज करता है तो ये मॉर्फोलॉजी आने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को पेसमेकर तो नहीं लगेगा, लेकिन ये शो करता है कि पेशेंट का हृदय गति थोड़ी सी नॉर्मल से ख़राब है और उसका करंट कंडक्शन सिस्टम उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। ऐसे लोग को भी हमें सीरियली फॉलोअप करना पड़ता है। हर 3 से 6 महीने में उनको इको या ईसीजी रिपीट करना पड़ता है, कभी कभी हर साल ट्रेडमिल करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि वो कंडक्शन सिस्टम बिगड़ तो नहीं रहा। जब ज़्यादा बिगड़ जाता है तो परमानेंट पेसमेकर करना पड़ता है। कभी कभार ये जन्मजात कुछ बीमारियों के केसेस में भी ये बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने मिलते हैं, खासकर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और इस तरह की बीमारियों में ये देखने को मिलते हैं। तो वैसे केसेस में अगर मॉर्फोलॉजी वो मिल रही है तो दवाइयों की या पेसमेकर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ईसीजी में वो मॉर्फोलॉजी अगर दिखती है तो एटलीस्ट एक सेंस आ जाता है कि हाँ इनका ईसीजी अब नॉर्मल है, इसको आगे फर्दर पेशेंट को इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। तो जन्मजात हार्ट की बीमारियों में भी कई बार ये कंडक्शन ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। कई बार हार्ट में वायरस का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो भी इस तरह के बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने को मिलते हैं। इसको वायरल मायोकार्डाइटिस रिलेटेड ब्लॉक्स बोलते हैं।
कभी कभार ये होता है कि जब इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो ये ब्लॉक्स अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, कभी कभार वो डैमेज परमानेंट होता है तो कई बार ठीक नहीं भी हो पाते। एक फिनोमेना होता है जिसको इंटरमिटेंट बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलते हैं। इसमें ऐसा होता है कि ब्लॉक आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, मतलब आता जाता टाइप रहता है। तो उसमें भी आपको तुरंत तो पेसमेकर वर्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़े टाइम में पेशेंट को फॉलोअप करने की ज़रूरत है कि जब भी कंडीशन कुछ बिगड़ेगी तो फिर पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। इंटरमिटेंट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी कभी कभी कुछ पेशेंट में देखने को मिलता है, हालांकि ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। ज़्यादातर ये बंडल ब्रांच ब्लॉक के वाले पेशेंट्स को दवा गोली पर ही मैनेज करना पड़ता है, सीरियल फॉलोअप करना पड़ता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं आती। जब पेशेंट की कंडीशन ऐसा लगता है डिटोरिएट हो रही है तो उसे पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादातर दवाइयों से इसमें बहुत ज़्यादा मदद नहीं होती। अगर किसी का साथ में हार्ट फेलियर है या पंप फंक्शन ख़राब है तो पंप फंक्शन सुधारने की जो कन्वेंशनल मेडिसिन है वो उनको दिया जाता है। इसमें डाइट और एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ये बीमारी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड नहीं है। ये बीमारी हार्ट की नलियों से रिलेटेड नहीं है। पर ये ज़रूर सच है कि हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज में जब हार्ट अटैक आता है तो कंडक्शन ब्लॉक डेवलप हो सकता है। तो इसलिए अगर ब्लॉक है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको तो डाइट प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ अगर कंडक्शन सिस्टम की बीमारी है या किसी को जन्मजात अगर कंडक्शन सिस्टम की बीमारी है तो उसमें कोई डाइट का रोल नहीं है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारी नहीं है, ये फूड रिलेटेड बीमारी नहीं है, ये नेचुरली होने वाली बीमारी है। तो इसमें डाइट रेस्ट्रिक्शंस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, अनलेस पेशेंट को साथ में नलियों का ब्लॉकेज भी डेवलप हो रहा हो। सेकेंडली इसमें एक्सरसाइज का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। एक्सरसाइज करने से कंडीशन बिगड़ेगी या सुधरेगी, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। अगर आदमी रूटीन अगर एक्सरसाइज करे तो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, पर इससे ब्लॉक्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा यूजली ज़रूरी नहीं है। यूजली इस तरह के पेशेंट्स में कोई एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, व्यक्ति अपना सब काम कर सकता है। हाँ, अगर किसी का कंडक्शन सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वैसे लोग को हाई रिस्क काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि बड़ी गाड़ियों का ड्राइव करना या हेवी व्हीकल्स ड्राइव करना, कोई एरोप्लेन चलाना या ट्रेन चलाना, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसमें खुद की जान के साथ दूसरों की जान को भी खतरा हो जाए। वैसे प्रोफेशंस में नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज ज़्यादातर लोग अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पर ये सब बातें इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कंडक्शन सिस्टम कितना ख़राब है। अगर कम ख़राब है तो आपकी सब एक्टिविटी कर सकते हो, अगर ज़्यादा ख़राब है तो आपकी एक्टिविटी डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट होगी। तो किस लेवल का ब्लॉकेज है उस पर डिपेंड करता है। ये माइनर ब्लॉकेज से लेके बहुत सीवियर ब्लॉकेज हर लेवल तक भी जा सकता है। इसको ग्रेडेशन सिस्टम में देखें तो एक सिस्टम है, जैसे फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, जिसमें फर्स्ट डिग्री में खाली थोड़ा कंडक्शन स्लो होता है, सेकंड डिग्री में थोड़ा सा इरेटिक हो जाता है और थर्ड डिग्री में कंडक्शन सिस्टम बंद ही हो जाता है एक तरह से दोनों चेंबर्स के बीच में। तो जितना ज़्यादा सिवियरिटी है उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। जहाँ थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक है या कंडक्शन सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया है वहाँ परमानेंट पेसमेकर लगता है। फर्स्ट और सेकेंड डिग्री में ज़्यादातर पेशेंट को दवाओं पर चलाया जा सकता है। पर अगर सेकेंड डिग्री में भी अगर किसी को टाइप 2 ब्लॉक है यानी कंडक्शन सिस्टम बिल्कुल रिलायबल नहीं है, वहाँ पे भी पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादातर सिवियरिटी ही डिसाइड करती है कि किसको पेसमेकर की ज़रूरत है किसको नहीं। प्रोफाइलेक्टिकली प्रॉब्लम बढ़ने से पहले पेसमेकर लगाने का बहुत रोल नहीं है। हाँ, लेकिन जिन लोग के एक सिस्टम में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है और हाई रिस्क प्रोफेशन में है, या जिन पे ऐसा लगता है कि अगर कभी भी धबकारे की अनियमितता हुई या हार्ट ब्लॉक हुआ तो जान का खतरा बढ़ जाएगा, वैसे केस में आप पेसमेकर लगाएं तो बुरा नहीं है, पर रूटीन केसेस में वैसा नहीं करते हैं। बात करेंगे इसके कारणों के बारे में। कारण जैसे कि मैंने कहा रिवर्सिबल कॉजेज होते हैं और इरिवर्सिबल कॉजेज होते हैं। रिवर्सिबल यानी कुछ केसेस में कंडक्शन ब्लॉक आते हैं और फिर चले जाते हैं, जैसे कि अगर माइनर अटैक हो, माइनर हार्ट का इन्फेक्शन हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, जिससे पोटेशियम बढ़ गया हो, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से, ये रिवर्सिबल ब्लॉकेज होते हैं जहाँ पे हम कारण को अगर ठीक करते हैं तो ब्लॉकेजेस चले जाते हैं। एक होता है इरिवर्सिबल ब्लॉकेज जिसमें कि कारण ठीक होने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं होती है, जैसे कि बड़ा हार्ट अटैक है, बड़ा वायरस का इन्फेक्शन है जिसमें कंडक्शन सिस्टम परमानेंटली डैमेज हो गया है, तो उसमें वो कुछ टाइम के बाद भी ठीक नहीं होता है और काफ़ी पेशेंट्स को इस तरह के बाद में पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। जिन लोगों को भी कंडक्शन सिस्टम बहुत स्लो होता है या कंडक्शन सिस्टम ब्लॉक में हो जाता है, उसमें बीपी शूटअप हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्शन जब बहुत स्लो चलता है तो हार्ट में एक बार में ब्लड बहुत ज़्यादा भर जाता है, और जब ब्लड इजेक्ट होता है तो बहुत फोर्सिबली बहुत ज़्यादा ब्लड एक बार में निकलता है, तो उसकी वजह से ऊपर का ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और कई बार वो सिंपल दवाओं से मैनेज नहीं होता। वैसे पेशेंट में जब आप पेसमेकर करके परमानेंट थेरेपी कर देते हैं तो बीपी का प्रॉब्लम अपने आप चला जाता है। गति कम होने की वजह से कई बार बीपी सडनली बहुत शूटअप हो जाता है। यूजली थायराइड वाली बीमारियों में भी ये हो सकता है, लेकिन माइल्ड केसेस में नहीं होता। जिनको बहुत सीवियर थायराइड का कमी हो उसमें ऐसा
हो सकता है। जिन लोगों को दवा से रिलेटेड कंडक्शन ब्लॉक हो, उसमें अगर कंडक्शन ब्लॉक डेवलप हो रहा है तो अगर बहुत हाई डोज मेडिसिन की वजह से हुआ है तो डेफिनेटली दवा को बंद करने से वो अपने आप ठीक हो जाएगा। पर जिनको अगर लो डोज मेडिसिन से भी कंडक्शन ब्लॉक हो रहा है, उसका एक्चुअल मतलब ये है कि कंडक्शन सिस्टम बहुत वीक है, इसलिए वो दवा के इफेक्ट को बिल्कुल नहीं झेल पा रहा है। तो वैसे लोग को भले अभी तुरंत में एक बार अगर गति नॉर्मल आ भी जाए तो भी आगे जाके उनको पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वैसे लोग को अगर कंडक्शन सिस्टम वीक है तो भले अभी दवा की वजह से भी अगर ब्लॉक हुआ, लेकिन बाद में जाके उनका कंडक्शन सिस्टम और बिगड़ेगा ही। एज के साथ सुधरने वाली चीज़ तो ये है नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे करके वैसे पेशेंट को पेसमेकर थोड़े टाइम में लग ही जाता है। ज़्यादातर जिन लोग को भी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, यानी 3rd डिग्री जिनको एवी ब्लॉक है, वैसे लोग को परमानेंट पेसमेकर लगा देना अच्छा होता है, क्योंकि ये कंडक्शन सिस्टम अपने आप सुधरने वाली चीज़ नहीं है। बहुत कम केसेस में ये अपने आप नॉर्मल हो जाती है। अगर रिवर्सिबल कॉज हो तो ही ठीक होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। और अगर किसी को 3rd डिग्री एवी ब्लॉक है तो बहुत सारे केसेस में पेसमेकर लगा देना अच्छा होता है, क्योंकि गति सडनली कम हो जाए या सडनली बढ़ जाए तो वैसे केसेस में व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है और व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचने का भी टाइम ना मिले, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ऐसे केसेस में परमानेंट पेसमेकर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। जब परमानेंट पेसमेकर हम करते हैं तो उसके लिए पेशेंट को 2 से 3 दिन एडमिट रखते हैं। पेसमेकर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे आप दूसरे वीडियोस पे देख सकते हैं, उसमें पेसमेकर और उससे रिलेटेड प्रिकॉशंस और वो क्या कैसा डिवाइस है उसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। पेसमेकर जब हम करते हैं तो उस दौरान हम एंजियोग्राफी भी करके देखते हैं कि कोई साथ में नली का ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, वो भी उसमें हमें पता चल जाता है। अगर वैसे केस में हमें अगर ब्लॉकेज मिलता है तो फिर कभी कभार हम उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, या कई भी कभार उसको वेट करके पेसमेकर करने के बाद भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होता है। ज़्यादातर अगर किसी को गति की कमी है तो मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। डेरिफाइलिन, आइसोप्रिनाडिन, एट्रोपिन, ये 3-4 दवाइयाँ आती हैं जो गति को थोड़ा बढ़ाती हैं, पर ये गति को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती, 5-10 मिली पल्स पर मिनट ही बढ़ा सकती है। तो इसलिए ये दवाइयों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, और ये दवाइयों में सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। खासकर जो आइसोप्रिनाडिन है उससे बीपी थोड़ा शूटअप हो सकता है, तो ये दवाइयाँ बहुत सेफ भी नहीं है। तो वैसे केस में जहाँ बीपी भी बहुत हाई है और गति कंट्रोल नहीं हो पा रही है, गति दवाओं के से साथ बढ़ नहीं पा रही है, तो वहाँ पे केसेस में परमानेंट पेसमेकर ही एकमात्र सोल्यूशन बनता है। कभी कभार अगर किसी की गति सडनली फेल हो जाए तो वैसे केस में टेम्प्रेरी पेसमेकर कर देते हैं, जिसमें 2 से 3 दिन तक हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, और बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो पेशेंट को परमानेंट पेसमेकर लगा के घर भेजा जा सकता है। बेसिकली आज के टॉपिक में हमने बात की कि हार्ट का करंट कंडक्शन सिस्टम क्या है और किस तरह से वो काम करता है, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और कब कब हमें पेसमेकर की ज़रूरत होती है। ये टॉपिक में बेसिकली मैंने आपको एक जिस्ट, एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश की कि ये बीमारी के बारे में आपको थोड़ी अवेयरनेस हो जाए, ताकि आपको अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको ऐसा ना हो कि बीमारी क्या है वो समझ ही ना आ रही हो। मेरे टॉपिक का बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको इससे क्लिनिकली रेलेवेंट जो कॉमन व्यक्ति को लगता है कि उसके लिए रेलेवेंट है वो इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की। वैसे मेरे चैनल का भी बेसिक पर्पज़ यही है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड क्लिनिकली यूज़फुल और साधारण भाषा में हम आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, आपके लिए ईजिली अवेलेबल करवाते हैं, ताकि आपको इस बीमारी या हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए जगह जगह भटकना ना पड़े, आपको बार बार डॉक्टर्स के पास या बार बार अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से पूछना ना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल का टॉपिक कंटेंट अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि कोई और टॉपिक्स पर हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड हमें बात करनी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में लिख के हमें बताइए, ताकि हम सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में उन टॉपिक को कवर कर सकें। सो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल, मैं साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं आपको थैंक्स बोलूँगा कि आपने एक थियोरेटिकल टॉपिक, एक थोड़ा सा लेस इंटरेस्टिंग टॉपिक को भी आपने डिटेल में सुना, और आई होप कि आपको इससे कुछ क्लिनिकली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, बीमारी को समझने में कुछ मदद मिली होगी। यदि आपको मेरे टॉपिक या चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो डेफिनेटली हमें वीडियो में हमें चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।